मॉड्यूल नंबर 2 में आपका वेलकम है। मॉड्यूल 2 में हम फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निशंस करने वाले हैं। ये हमारा पहला रियल हैकिंग मॉड्यूल है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं मॉड्यूल 2 में हम क्या क्या करने वाले हैं। मॉड्यूल 2 की शुरुआत हम फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्निशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स से करेंगे। उसके बाद हम सर्च एल्गोरिदम्स और मेथोडोलॉजीज देखेंगे, फिर इंटरनेट सर्विसेज देखेंगे। हम नेटवर्किंग साइट्स देखेंगे और फुटप्रिंटिंग के साथ वॉइस भी देखेंगे। ये सब अलग अलग एरियाज हैं जिनसे हम नेटवर्क्स, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फिर हम डीएनएस और ईमेल देखेंगे और ईमेल लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 7 में है। उसके बाद हम सोशल इंजीनियरिंग पर जाएंगे। सोशल इंजीनियरिंग पर एक पूरा अलग मॉड्यूल है, इसलिए यहाँ उतना टाइम नहीं देंगे जितना उस मॉड्यूल में देंगे। लेकिन हम ऑटोमेटेड फुटप्रिंटिंग भी देखेंगे और एआई का यूज़ कैसे करना है डिफरेंट एरियाज में वो भी समझेंगे। और हम काउंटर मेजर्स भी देखेंगे। काउंटर मेजर्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस क्लास का मेन फोकस ऑफेंसिव साइड पर है, मतलब अटैकिंग पर। इसलिए जब काउंटर मेजर्स देखेंगे तो मेनली एग्जाम और रियल लाइफ के इम्पॉर्टेंट एरियाज पर ओवरव्यू होगा। अब चलिए फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं और फुटप्रिंटिंग कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। फुटप्रिंटिंग में हम क्या करने की कोशिश करते हैं? हम बेसिकली पूरी सिचुएशन का ले ऑफ द लैंड समझ रहे होते हैं। जैसे मेडिवल टाइम में अगर आपको किसी कासल पर अटैक करना हो तो आप अपने सोल्जर्स को भेजते, दीवारें देखते, गेटें देखते, मौत देखते, क्रोकोडाइल है या नहीं चेक करते। शायद शहर में घुसकर देखते कि कौन से डिफेंस वेपन्स हैं, क्या उनके पास क्रॉसबोज हैं, क्या उनके पास त्रिभुजस हैं, वो अटैक के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं, क्या कहीं गोल्ड का बड़ा स्टैश छुपा है और कासल पर अटैक करने में क्या क्या इन्वॉल्व होगा। आज के टाइम में हम ये सब एप्स, नेटवर्क्स, यूजर्स और रिसोर्सेज के साथ करते हैं। रिकॉग्निशंस के दो में टाइप्स होते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव को अक्सर ओसिंथ यानी ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। इंटरनेट पर हर जगह इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और वो ओपन सोर्स होती है। हम बिना टारगेट से इंटरेक्ट किए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इसलिए ये पैसिव है। एक्टिव में हम डायरेक्टली रिसोर्स से कांटेक्ट करते हैं। कभी कभी मैं इसे पोर्ट को टिकल करना कहता हूँ। हम पोर्ट या सर्विस में कुछ भेजते हैं और वहाँ से रिस्पॉन्स निकालते हैं। किसी इंसान से भी रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं। एक्टिव फुटप्रिंटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब देखते हैं फुटप्रिंटिंग से हमें कैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन थोड़ा इजी और फनी स्टाइल में समझते हैं। फुटप्रिंटिंग का मतलब है डिटेक्टिव मोड ऑन करना और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिना सीधे उनसे पूछे बैकग्राउंड चेक करना। इससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन है या स्मॉल बिजनेस, इंडिविजुअल है या बड़ी कंपनी, कहाँ लोकेटेड है, कब फाउंड हुई और क्या वो स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक पर लिस्टेड है। सिंपल सा उदाहरण लो, अगर तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो और तुम्हें पहले से पता है कि कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है तो इंटरव्यू में एक स्मार्ट लाइन बोल सकते हो और इंप्रेशन तुरंत स्ट्रांग हो जाता है। इसके बाद आती है नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट पर कहाँ एग्जिस्ट करती है, कौन से आईपी एड्रेस ब्लॉक्स यूज कर रही है, WHOIS और DNS डिटेल्स क्या हैं। जैसे घर का एक फिजिकल एड्रेस होता है वैसे ही आईपी उनका डिजिटल एड्रेस होता है, और अगर पूरी आईपी रेंज मिल गई तो समझो पूरा डिजिटल मोहल्ला मिल गया। फिर आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की जानकारी, कौन से ओएस रन हो रहे हैं, एज डिवाइसेस पर कौन सा वर्जन है और वेब सर्वर्स कहाँ लोकेटेड हैं, क्योंकि ये सब आगे की प्लानिंग के लिए काम आता है। एक छोटी सी रियल स्टोरी भी है। मैं एक बड़े प्राइवेट स्कूल में जॉब लेना चाहता था, तो इंटरव्यू से पहले मैंने उनकी वेबसाइट सर्च करके स्कैन करना शुरू किया। थोड़ी देर में पता चला कि उनकी वेबसाइट उनके अपने ऑर्गेनाइजेशन में होस्ट नहीं थी बल्कि कोलोकेटेड थी, यानी किसी थर्ड पार्टी डेटा सेंटर में होस्ट हो रही थी। इसलिए मुझे उनके वेब सर्वर की लोकेशन का अंदाजा हो गया, लेकिन इंटरनल सिस्टम के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। फिर भी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रांग थी और मुझे जॉब मिल गई। ओवरऑल ये मॉड्यूल पैसिव और एक्टिव फुटप्रिंटिंग से शुरू होता है और सर्च इंजिन्स से लेकर एआई तक अलग अलग टेक्निक्स को कवर करता है। मतलब पूरा डिटेक्टिव ट्रेनिंग पैकेज है। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2 है सर्च इंजिन्स के थ्रू फुटप्रिंटिंग, और यहाँ गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सर्च इंजिन्स से हमें बहुत वैरायटी की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बस सही तरीके से सर्च करना आना चाहिए। गूगल के साथ जो गूगल हैकिंग टेक्निक्स यूज होती हैं, स्पेशली सर्च ऑपरेटर्स, वो बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आपने कभी सर्च ऑपरेटर्स ट्राई नहीं किए तो अभी ब्राउजर खोल कर टेस्ट करो। एग्जाम्पल, CEH फुटप्रिंटिंग साइट microsoft.com। इस कमांड से गूगल सर्च सिर्फ microsoft.com डोमेन के अंदर लिमिट हो जाता है, मतलब पूरा इंटरनेट नहीं, सिर्फ एक ही डोमेन के अंदर डिटेक्टिव मोड ऑन। इसी तरह हम URLs के अंदर स्पेसिफिक वर्ड्स ढूंढ सकते हैं, वेब पेजेस के अंदर हिडन कंटेंट देख सकते हैं और कैच्ड कंटेंट भी चेक कर सकते हैं, जो कभी कभी ओरिजिनल पेज से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ये टेक्निक सिर्फ नॉर्मल गूगल सर्च तक लिमिटेड नहीं है, AI बेस्ड सर्चेज में भी अप्लाई होती है।
अब मान लो हम SGPT का एग्जांपल लेते हैं जो ChatGPT API से पावर्ड है। अगर हम फाइल टाइप PDF साइट council.org यूज करें तो हम स्पेसिफिकली PDF फाइल्स टारगेट कर सकते हैं। LLM उन PDF फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करके recon 1.txt फाइल में स्टोर कर सकता है। डबल डैश चैट पैरामीटर यूज करके LLM के लिए डायरेक्ट चैट प्रॉम्प्ट ओपन होता है और फाइनल आउटपुट DXT फाइल में सेव हो जाता है। इसी टेक्निक से HTML या कोमा डिलिमिटेड फाइल्स भी जनरेट की जा सकती हैं। मतलब AI के थ्रू रिजल्ट सिर्फ देखने के लिए नहीं, डायरेक्टली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं गूगल हैकिंग डेटाबेस GHDB की, जहां हमें मिलते हैं गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स बेसिकली एडवांस्ड सर्च ऑपरेटर्स होते हैं जो स्पेसिफिक और कभी-कभी हिडन रिजल्ट्स निकालते हैं। इनकी मदद से कभी Amazon S3 बकेट्स, एक्सपोज लॉगिन पेजेस और कुछ केसेस में ओपन वेबकैम्स तक मिल जाते हैं। एक्सप्लॉइट सेक्शन में नोन वल्नरेबिलिटीज भी लिस्टेड होती हैं, जो रिकॉन फेज में काफी यूजफुल हो सकती हैं। इसके बाद आता है एक पावरफुल टूल शोडान। शोडान का फ्री अकाउंट बनाकर आप इंटरनेट पर कनेक्टेड डिवाइसेस, ओपन पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स और स्पेसिफिक डिवाइस टाइप सर्च कर सकते हो। ये स्पेशली IoT और OT एनवायरनमेंट्स के लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये नॉर्मल वेब पेजेस नहीं बल्कि डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस को इंडेक्स करता है। सर्च इंजिन्स जैसे गूगल, बिंग, याहू, बाइडू और डकडकगो भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन गूगल सर्च ऑपरेटर्स को सबसे ज्यादा एक्यूरेटली फॉलो करता है। अब अगर LLM बेस्ड सर्च का एग्जांपल देखें तो जब गूगल से पूछा गया कि फायरवॉल डिटेक्ट करने के लिए कौन सा Nmap कमांड यूज होता है, तो गूगल के AI ओवरव्यू ने ACK स्कैन सजेस्ट किया, जो सही था। बिंग ने उतना यूजफुल रिजल्ट नहीं दिया, जबकि ग्रोक और परप्लेक्सिटी ने भी सही पैरामीटर्स जैसे ऐसे सजेस्ट किए। लेकिन कभी कभी LLM सर्च ऑपरेटर्स को परफेक्टली फॉलो नहीं करता, इसलिए अगर रिजल्ट सही ना मिले तो क्वेरी रिफाइन करो। फाइनल लेसन सिंपल है, AI हेल्प कर सकता है, लेकिन स्मार्ट और कस्टम गूगल डॉक्स बनाना अभी भी सबसे इफेक्टिव टेक्निक है। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 3 है इंटरनेट रिसर्च सर्विसेज, और यहाँ से फुटप्रिंटिंग और डीप हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं TLDs यानी टॉप लेवल डोमेन्स, जैसे .net, .org, .gov। ये डोमेन नेम का लास्ट पार्ट होता है जो बताता है साइट किस कैटेगरी या रीजन से बिलोंग करती है। DNS स्ट्रक्चर में एक रूट डोमेन होता है और दुनिया भर में 13 लॉजिकल रूट सर्वर्स होते हैं जो पूरा इंटरनेट का नेमिंग सिस्टम मैनेज करते हैं। फुटप्रिंटिंग में हम स्पेशली सब डोमेन्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं वेबसाइट तो सबको दिख रही होती है, लेकिन असली इंटरेस्टिंग चीजें अक्सर सब डोमेन्स में छुपी होती हैं। नेटक्राफ्ट जैसे टूल्स से डोमेन का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, और AI टूल्स के साथ भी सब डोमेन्स डिस्कवर किए जा सकते हैं यूजिंग कमांड्स लाइक SGPT। डिग कमांड का यूज करके DNS रिकॉर्ड्स और कभी कभी सब डोमेन रिलेटेड इन्फो निकाला जा सकता है, और सबलिस्ट थ्रेयर जैसे टूल्स ऑटोमेटिकली सब डोमेन्स की लिस्ट बना देते हैं। सब डोमेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बड़ी कंपनीज के पास हजारों सब डोमेन्स हो सकते हैं और कभी कभी वो पुराने या अनयूज्ड सब डोमेन्स को भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक टाइम पर ftp.microsoft.com पर पुराना डेटा एक्सेसिबल था जो बाद में क्लीन कर दिया गया। इसीलिए फुटप्रिंटिंग में सब डोमेन्स इन्यूमरेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से हिडन एसेट्स, मिसकॉन्फ़िगरेशंस या वल्नरेबल सर्विसेज मिल सकती हैं। अब बात करते हैं archive.org की। ये एक डिजिटल टाइम मशीन जैसा है। ये पुरानी वेबसाइट्स के स्नैपशॉट्स स्टोर करता है, मतलब आप किसी वेबसाइट का पुराना वर्जन देख सकते हो। कई बार कंपनियां अपनी साइट से सेंसिटिव या अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हटा देती हैं, लेकिन उसका ओल्ड वर्जन आर्काइव में मिल सकता है। इसीलिए फुटप्रिंटिंग में ये काफी वैल्यूएबल सोर्स बन जाता है, क्योंकि जो चीज आज विजिबल नहीं है वो कल के स्नैपशॉट में मिल सकती है। जॉब साइट्स भी एक हिडन गोल्ड माइन होती हैं। जब कोई कंपनी जॉब पोस्ट करती है और लिखती है लुकिंग फॉर विंडोज सर्वर 2019 एडमिन या एक्सपीरियंस इन ओरेकल 12C रिक्वायर्ड, तो वो इनडायरेक्टली बता रही होती है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस OS और डेटाबेस वर्जन पर चल रहा है। यानी बिना सीधे पूछे ही टेक्निकल एनवायरनमेंट का हिंट मिल जाता है। ऐसी इंफॉर्मेशन प्लानिंग के लिए बेस बन सकती है। अब आते हैं डार्क वेब पर। आइसबर्ग कॉन्सेप्ट में जो ऊपर का छोटा सा पार्ट दिखता है वो सरफेस वेब है, उसके नीचे डीप वेब और उससे भी नीचे डार्क वेब होता है। डार्क वेब में हिडन और इलीगल रिसोर्सेज मिल सकते हैं, जैसे लीक्ड डेटाबेसेस, स्टोलन क्रेडेंशियल्स या कॉम्प्रोमाइज्ड कंपनी डेटा। फुटप्रिंटिंग के दौरान कभी कभी लीक्ड इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलती है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीरियस रिस्क बन सकती है। फिर आता है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस गैदरिंग, मतलब ओपन सोर्स से अपने कॉम्पिटिटर के प्रोजेक्ट्स, स्ट्रेटजीज, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, पार्टनरशिप्स और फ्यूचर प्लान्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जियोलोकेशन डेटा, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, ट्रैकिंग अलर्ट्स और पब्लिक रिकॉर्ड्स सब इसमें हेल्प करते हैं। ओवरऑल
ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी OSINT कलेक्ट करने के बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बस सही जगह और सही तरीके से सर्च करना आना चाहिए। अब बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। आजकल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतनी स्पीड से लॉन्च हो रहे हैं कि अगर तुम सिर्फ टॉप 10 साइट्स तक ही लिमिटेड रह गए तो हाफ पिक्चर ही मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन मोड में रहना है तो हर पॉसिबल प्लेटफॉर्म चेक करना पड़ेगा। लिंक्डइन एक कॉमन और पावरफुल एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ लोग अपनी जॉब रोल, कंपनी, स्किल्स, सर्टिफिकेशन सब खुद ही डिटेल में डालते हैं। द हार्वेस्टर टूल का यूज करके लिंक्डइन से इंफॉर्मेशन स्क्रैप की जा सकती है और एसोसिएटेड ईमेल एड्रेसेस निकाले जा सकते हैं। अब अगर इस प्रोसेस में AI का सपोर्ट ऐड कर दिया जाए तो डेटा फिल्टरिंग और एनालिसिस और स्मार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, Microsoft.com के एसोसिएटेड ईमेल अकाउंट्स निकालने हैं, रिजल्ट्स को 200 तक लिमिट करना है और बायदू को डेटा सोर्स यूज करना है। कमांड रन करते ही स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मिल जाता है। ये सिर्फ स्टार्टिंग है, आगे कोर्स में AI का यूज और भी एडवांस लेवल पर देखेंगे। अब सोशल मीडिया प्रेजेंस में थोड़ा और डीप चलते हैं। मान लो तुम्हें लिंक्डइन पर कोई प्रोफाइल मिल गई। अब तुम उसी नाम को फेसबुक पर क्रॉस रेफरेंस करते हो। अगर सेम प्रोफाइल फोटो, सेम सिटी, सेम वर्क प्लेस मैच हो गया तो तुम कंफर्म कर सकते हो कि दोनों अकाउंट सेम पर्सन के हैं। फिर तुम देख सकते हो उनके पोस्ट्स, फ्रेंड सर्कल, इंटरेस्ट्स, चेक इन्स, इवेंट्स या पब्लिकली विजिबल डिटेल्स। यहाँ से ग्रेजुअली एक डिटेल्ड प्रोफाइल बिल्ड होता है, जैसे उनका प्रोफेशनल लाइफ लिंक्डइन से और पर्सनल इंटरेस्ट फेसबुक से। ये पूरा प्रोसेस OSINT, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का पार्ट है, जहाँ सिर्फ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंटली कनेक्ट करके डिटेल्ड पिक्चर बनाई जाती है। तो आजकल एंटिटी वर्ड का यूज करना काफी यूजफुल हो गया है, क्योंकि हर चीज इंसान नहीं होती, बहुत सी चीजें बॉट्स होती हैं। बॉट्स ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स होते हैं जो खुद से टास्क परफॉर्म करते हैं। कभी कभी हमें किसी बॉट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी होती है या ये प्रूव करना होता है कि सामने जो एक्टिविटी है वो किसी इंसान की नहीं बल्कि बॉट की है। ये काम रिसर्च, बिहेवियर एनालिसिस और लॉग स्टडी के जरिए किया जा सकता है। अब यहाँ जो अलग अलग ऐप्स और टूल्स होते हैं उनमें से एक एग्जाम्पल है BuzzSumo। और यही एक कॉमन क्वेश्चन आता है जो आप आगे चलकर खुद से पूछोगे, क्या मुझे ये सारे टूल्स और ऐप्स याद रखने जरूरी हैं? जवाब है नहीं। आपको हर टूल की हर डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टूल किस काम के लिए यूज होता है। मान लो एग्जाम में सवाल आता है कि फ्रेड को नेटवर्क स्कैन करना है और पोर्ट 80 से इंफॉर्मेशन निकालनी है। ऑप्शंस में BuzzSumo भी है और Nmap भी। क्या BuzzSumo यूज करेगा? नहीं। BuzzSumo सोशल मीडिया और कंटेंट एनालिसिस के लिए है। क्या Nmap यूज करेगा? हाँ, क्योंकि Nmap नेटवर्क स्कैनिंग टूल है और उसे हम अगले मॉड्यूल में डिटेल में देखेंगे। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि कोई टूल का नाम फेमिलियर लगता है, इसीलिए दिमाग उसी तरफ भागता है। यही ट्रिक होती है, आपको कंफ्यूज करने के लिए गलत लेकिन जाना पहचाना ऑप्शन दे दिया जाता है। इसीलिए टूल का नाम नहीं, उसका फंक्शन याद रखो। अगर किसी टूल पर स्टडी मटेरियल में पूरा पेज या ज्यादा कंटेंट दिया गया है तो उसे लैब में प्रैक्टिकली यूज करके देखो। हैंड्स ऑन एंड एक्सपीरियंस से क्लैरिटी आती है। अब दूसरा सिनेरियो सोचो, अगर सवाल हो कि फ्रेड को सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा शेयर किया गया कंटेंट ढूंढना है और ऑप्शन में BuzzSumo है, तो इस केस में BuzzSumo सही हो सकता है, क्योंकि उसका काम ही कंटेंट एनालिटिक्स और सोशल मीडिया शेयर ट्रैक करना है। सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सिर्फ एक टूल पर डिपेंड रहना जरूरी नहीं है। काफी टूल्स अवेलेबल हैं जो OSINT प्रोसेस को इजी बना देते हैं, जैसे शेयरलॉक। ये एक पॉपुलर टूल है जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेम यूजर नेम को सर्च करता है और बताता है कि वो यूजर नेम किन किन साइट्स पर एग्जिस्ट करता है। फिर सोशल सर्चर जैसा टूल है जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट सर्च करने में हेल्प करता है, पोस्ट्स, मेंशंस, हैशटैग्स वगैरह। और अब जब AI का सपोर्ट मिल जाए तो इन टूल्स को यूज करना और भी इजी हो जाता है, क्योंकि AI प्रॉपर प्रॉम्प्ट के थ्रू ऑटोमेशन और फिल्टरिंग में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें किसी पब्लिक पर्सनालिटी जैसे सुंदर पिचाई के बारे में पब्लिकली अवेलेबल प्रोफाइल्स चेक करने हैं तो शेयरलॉक रन करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर उनका यूजर नेम प्रेजेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आउटपुट को रिकॉन टू टेक्स्ट जैसी फाइल में सेव कर सकते हैं। फिर डबल चेक फुटप्रिंट शेल या स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट के थ्रू रिसोर्सेज वेरीफाई किए जा सकते हैं। इससे समझ आता है कि AI के थ्रू टूल्स ऑपरेट करना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंट हो जाता है, मतलब मैनुअल मेहनत कम, स्मार्ट आउटपुट ज्यादा।
अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 5 में एंट्री होती है। यहाँ फोकस है WHOIS फुटप्रिंटिंग पर। WHOIS बेसिकली एक प्रोटोकॉल है जिससे हम इंटरनेट अथॉरिटीज से डोमेन और IP एड्रेस ऑनरशिप की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। डिफरेंट रीजन के लिए अलग अलग रजिस्ट्रीज होती है, जैसे ARIN अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर्स USA, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और अंटार्कटिका के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अफ्रीनिक अफ्रीका रीजन हैंडल करता है। APNIC एशिया पैसिफिक रीजन के लिए है। लाइकनिक लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कवर करता है और राइप NSCC यूरोप रीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हर रीजन की अपनी रजिस्ट्री होती है जहां से डोमेन ऑनरशिप डिटेल्स, IP एड्रेस एलोकेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम, कॉन्टैक्ट इन्फो अगर पब्लिकली अवेलेबल हो मिल सकती है। सिंपल वर्ड्स में WHOIS फुटप्रिंटिंग इंटरनेट का प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ऑफिस है जहां से पता चलता है कि कौन सा डिजिटल एड्रेस किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। बैच IP कन्वर्टर जैसे टूल्स से डोमेन की इन्फो मिल सकती है, लेकिन अगर डोमेन बेसिक लेवल पर रजिस्टर है तो WHOIS लुकअप में नेम, ईमेल, फोन सब मिल सकता है। अगर डोमेन लॉक किया गया है तो सिर्फ जनरल इन्फो मिलेगी। नेक्स्ट है IP जियोलोकेशन। ब्राउजर में जाकर व्हाट इज माई IP टाइप करो और करंट IP मिल जाएगा, उससे जियोलोकेट कर सकते हो। IP2 लोकेशन जैसे टूल्स से IP का लोकेशन पता चल जाता है। लॉग्स में सस्पिशियस IP मिले तो उससे जियोलोकेट कर सकते हो। अब आते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 6 पर, DNS फुटप्रिंटिंग। DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम इंटरनेट का फोन बुक है जो FQDN फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम को IP एड्रेस से मैप करता है, जैसे domainname.ceh। कॉम एक फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम का एग्जाम्पल हो सकता है। जब हम DNS फुटप्रिंटिंग करते हैं तो हमें होस्ट्स के नेम्स और उनके एसोसिएटेड IP एड्रेसेस मिल सकते हैं। DNS रिकॉर्ड्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। A रिकॉर्ड बेसिकली होस्ट रिकॉर्ड होता है जो डोमेन को स्पेसिफिक IP एड्रेस से लिंक करता है। MX रिकॉर्ड बताता है कि ईमेल सर्वर कौन सा है। CNAME रिकॉर्ड एलियस क्रिएट करता है और PTR रिकॉर्ड रिवर्स लुकअप के लिए यूज होता है। रिवर्स लुकअप का मतलब है IP एड्रेस से डोमेन नेम फाइंड करना, यानी सीधा नहीं, उल्टा रास्ता। टूल्स और AI के थ्रू DNS रिकॉनिसेंस और भी फास्ट और ऑटोमेटेड हो जाता है, जैसे MX टूलबॉक्स जैसा टूल डोमेन हेल्थ, ईमेल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन और रेप्यूटेशन चेक करने के लिए काफी यूजफुल होता है, जो फुटप्रिंटिंग के टाइम वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 7 में फोकस है ईमेल फुटप्रिंटिंग। ईमेल हेडर एक गोल्ड माइन होता है इंफॉर्मेशन का। इसमें सेंडर और रिसीवर के ईमेल एड्रेसेस, ओरिजिनेटिंग IP एड्रेस, डेट और टाइम स्टैम्प और मेल सर्वर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये डिटेल्स ट्रेस करने, वेरिफिकेशन करने और इंफ्रास्ट्रक्चर समझने में हेल्प करती है। सिंपल वर्ड्स में ईमेल हेडर एक डिजिटल एनवेल्प जैसा होता है। बाहर से सिंपल मैसेज दिखता है, लेकिन अंदर रूटिंग और सर्वर की पूरी कहानी लिखी होती है। फुटप्रिंटिंग में ये छोटी डिटेल्स भी फ्यूचर एनालिसिस के लिए काफी पावरफुल प्रूफ बन सकती हैं। अब बात करते हैं ट्रेस रूट की। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में इसे ट्रेसआरटी कहते हैं और लिनक्स में ट्रेस रूट। बाय डिफॉल्ट ये ICMP प्रोटोकॉल यूज करता है और नेटवर्क के बीच जितने हॉप्स आते हैं उनको शो करता है। हर हॉप बेसिकली एक राउटर या फायरवॉल इंटरफेस होता है जहां से पैकेट पास होता है। इससे हमें पता चलता है कि डेटा डेस्टिनेशन तक कौन सा रास्ता फॉलो कर रहा है। अगर ICMP ब्लॉक हो जाए तो TCP बेस्ड ट्रेस रूट यूज किया जा सकता है। AI के थ्रू भी ट्रेस रूट रन करना इजी हो जाता है। बस टारगेट स्पेसिफाई करो, जैसे www.certifiedhacker.com और आउटपुट डायरेक्टली शेल में मिल जाता है। सिंपल वर्ड्स में ट्रेस रूट इंटरनेट का गूगल मैप्स है जो बताता है पैकेट का सफर कैसे हो रहा है। ईमेल भी फुटप्रिंटिंग में काफी इंफॉर्मेटिव होता है। ईमेल हेडर में सेंडर और रिसीवर का एड्रेस, ओरिजिनेटिंग IP, डेट टाइम स्टैम्प और मेल सर्वर डिटेल्स मिलती हैं। ये इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर समझने और सोर्स ट्रेस करने में काम आती है। मतलब ईमेल सिर्फ मैसेज नहीं होता, उसके अंदर पूरा टेक्निकल ट्रैवल हिस्ट्री होती है। अब आते हैं फुटप्रिंटिंग थ्रू सोशल इंजीनियरिंग पर। अगर टेक्निकल तरीके से सिस्टम एक्सेस नहीं मिल रहा तो इंसान से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन निकाल लो। इसलिए इसे हैकिंग द वेटवेयर भी कहते हैं, क्योंकि टारगेट ह्यूमन ब्रेन होता है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी लाइफ की डिटेल्स फ्रीली शेयर कर देते हैं। बर्थडे, लोकेशन, स्कूल, इंटरेस्ट, पेट नेम, सब कुछ। एक एग्जाम्पल में किसी ने बर्थडे सरप्राइज प्लान करते वक्त सिर्फ फोटो और पब्लिकली अवेलेबल क्लूज से एड्रेस निकाल लिया यूजिंग OSINT टेक्निक्स। लोग अपनी पसंद, हिस्ट्री और पर्सनल डिटेल्स शेयर करते हैं जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस या पासवर्ड गेसिंग में यूज हो सकती हैं।
सोशल इंजीनियरिंग के अंदर टेक्निक्स आती हैं जैसे ईव्सड्रॉपिंग, दूसरों की बात सुनना, शोल्डर सर्फिंग, स्क्रीन या पासवर्ड देख लेना, डंपस्टर डाइविंग, कूड़े से सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स निकालना और इम्पर्सनेशन, किसी और बनकर इन्फो लेना। ये सब टेक्निकल हैकिंग से ज़्यादा साइकोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 9 में ऑटोमेटेड फुटप्रिंटिंग टूल्स एंड एआई का रोल आता है। माल्टेगो एक पावरफुल रिकॉनिसेंस टूल है जो ईमेल्स, एफक्यूडीएनएस, आईपी एड्रेसेस और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को विजुअली कनेक्ट करता है, मतलब पूरा रिलेशनशिप मैप बना देता है। रिकॉनएनजी और फोका भी यूजफुल टूल्स हैं जो मेटाडेटा और डोमेन रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने में मदद करते हैं। सबफाइंडर सबडोमेन्स डिस्कवर करता है जो हिडन एसेट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होता है। OSIENT फ्रेमवर्क एक ऑर्गेनाइज्ड व्यू देता है जहां डिफरेंट इंटेलिजेंस गैदरिंग टूल्स कैटेगराइज्ड होते हैं। इसके अलावा वैटवेब, रिकॉन्डॉग और भी काफी टूल्स हैं जो ऑटोमेटेड फुटप्रिंटिंग को फास्ट और एफिशिएंट बना देते हैं। एआई के साथ कंबाइन कर दो तो मैनुअल रिसर्च का टाइम कम और स्मार्ट एनालिसिस ज्यादा हो जाता है। अब एआई टूल्स की बात करें जैसे टार्नेस एआई, OSS इनसाइट, डॉर्कजीपीटी, चैट PDF और गूगल वर्ड स्नाइपर, ये सब ऑटोमेशन में काफी हेल्प करते हैं। ये टूल्स लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक डेटा को क्विकली फिल्टर, एनालाइज और समराइज कर सकते हैं। अगर शेल जीपीटी का यूज करें तो हम पाइथन स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हैं जो DNS लुकअप, WHIS रिट्रीवल या ईमेल एन्यूमरेशन जैसे टास्क्स ऑटोमेट करें। मतलब मैन्युअली कमांड्स लिखने की जगह एआई से स्क्रिप्ट बनवाओ, एंटर प्रेस करो और सेकंड्स में स्ट्रक्चर्ड आउटपुट मिल जाए। इससे रिकॉनिसेंस फास्ट, रिपीटेबल और एफिशिएंट हो जाता है। अब आते हैं काउंटर मेजर्स पर। मेजर काउंटर मेजर्स को यूबिक्विटस अप्रोच कहते हैं, यानी हर जगह हर लेयर पर सिक्योरिटी। इसमें सबसे पहले यूबिक्विटस एन्क्रिप्शन आता है। डेटा एट रेस्ट, स्टोर्ड डेटा, डेटा इन फ्लाइट, नेटवर्क पर ट्रैवल कर रहा डेटा, और डेटा इन यूज, प्रोसेस हो रहा डेटा, सब एनक्रिप्ट होना चाहिए। फिर यूबिक्विट्स IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जहां हर एक्सेस वेरीफाई होता है। जीरो ट्रस्ट माइंडसेट। यूबिक्विट्स हार्डनिंग का मतलब अननेसेसरी पोर्ट्स क्लोज करो, अनयूज्ड प्रोटोकॉल्स रिमूव करो, डिफॉल्ट सेटिंग्स चेंज करो और सिस्टम सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन पर रखो। यूबिक्विटस अपडेटिंग इंश्योर करता है कि पैचेस और सिक्योरिटी अपडेट्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यूबिक्विटस ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना ताकि वो फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग और डेटा लीकेज से बच सकें। ट्रेनिंग का पार्ट है एम्प्लॉयज़ के सोशल नेटवर्किंग एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना और उन्हें अवेयर बनाना कि क्या शेयर करना सेफ है और क्या नहीं। वेब सर्वर्स को प्रॉपरली हार्डन करो। स्यूडोनिम्स यूज करना कभी कभी यूजफुल होता है। प्रेस रिलीज में सेंसिटिव टेक्निकल डिटेल्स अवॉइड करो। वेबसाइट पर सिर्फ लिमिटेड और नेसेसरी इंफॉर्मेशन पब्लिश करो। रोबोट्स। TXT फाइल से सर्च इंजिन्स को कंट्रोल किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पॉलिसीज डेवलप और एनफोर्स करो। स्प्लिट DNS यूज करो ताकि इंटरनल और एक्सटर्नल DNS अलग हो। डायरेक्टरी लिस्टिंग डिसेबल करो। WHIS प्राइवेसी लॉक एनेबल करो और डोमेन क्रॉस लिंकिंग अवॉइड करो। एनक्रिप्शन और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड प्रोटेक्शन हर जगह इंप्लीमेंट करो। क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स को ऑफलाइन या एयर गैप्ड एनवायरनमेंट में रखो। एम्प्लॉयज को ट्रेन करो कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स ओपनली पब्लिश ना करें, सोशल मीडिया पर जियो टैगिंग डिसेबल करें और लोकेशन या ट्रैवल प्लान्स शेयर ना करें। मोबाइल डिवाइसेस पर जियो लोकेशन ऑफ रखो जब जरूरत ना हो। नोटिस बोर्ड्स पर सेंसिटिव प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मत करो। पब्लिक एरियाज में व्हाइट बोर्ड पर क्रिटिकल डेटा लिखकर छोड़ना अवॉइड करो। फिजिकल सिक्योरिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी साइबर सिक्योरिटी। ये सब काउंटर मेजर्स मिलकर फुटप्रिंटिंग और हैकिंग अटेम्प्ट्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव शील्ड क्रिएट करते हैं। और ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, ये PDF मैं तुम्हें दे रहा हूँ जो मैंने खुद बनाया था। इससे तुम गूगल डॉर्किंग सीख सकते हो। ये तुम्हें मेरी वेबसाइट के नोट्स सेक्शन में मिलेगा जिसका नाम होगा गूगल हैकिंग डॉर्क। वहाँ से डाउनलोड करो। गूगल डॉर्किंग का फुल कोर्स सिर्फ 11 पेजेस की PDF में कवर किया है मैंने। और अभी मैं वेबसाइट पर एक समरी वाला PDF भी शेयर करने वाला हूँ जहाँ तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ईजी और फास्ट वे में। मेरी वेबसाइट पर फ्री अकाउंट क्रिएट करो और मटेरियल्स, वीडियोस और CHV13 एग्जाम प्रिपरेशन के प्रैक्टिस सेट्स एंजॉय करो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और कमेंट भी करो ताकि मुझे तुम सबका सपोर्ट मिले। तब मैं जल्दी मॉड्यूल्स कवर कर पाऊंगा और नए टॉपिक्स पर जंप करेंगे। और वोट करो कि मैं iLab फ्री रखूं या पेड। जो मैं बना रहा हूँ CHV13 iLab के जैसे ही प्रैक्टिस के लिए तुम सबके लिए। ठीक है, और इसी के साथ हम इस मॉड्यूल के एंड पर पहुंच गए हैं।
इस मॉड्यूल में हमने फुटप्रिंटिंग के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर किए, कॉन्सेप्ट्स से लेकर प्रैक्टिकल टेक्निक्स और पावरफुल टूल्स तक। हमने देखा कैसे WHO-IS यूज करके डोमेन और IP ओनरशिप इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, कैसे सोशल मीडिया साइट्स पर रिसर्च करके वैल्यूएबल OSINT गैदर होता है, कैसे DNS इंक्वायरीज से AMAX PTR जैसे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, और कैसे AI टूल्स और ऑटोमेशन रिकॉग्निशंस को फास्ट और एफिशिएंट बना देते हैं। मतलब अब आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, पूरा स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है कि अटैकर कैसे सोचता है और डिफेंडर को कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए। अब नेक्स्ट मॉड्यूल पर मूव करने से पहले, जहां हम स्कैनिंग टेक्निक्स डिटेल में देखेंगे, मैं चाहता हूं कि आप लैब में मेरे साथ ज्वाइन करें। वहां हम इन फुटप्रिंटिंग टेक्निक्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, टूल्स रन करेंगे और रियल आउटपुट एनालाइज करेंगे। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।